Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are again taking up 5 questions of mains GS paper 3 from 2013 to 2022. Starting with the first question. Women empowerment in India need gender budgeting. What are the requirement and status of gender budgeting in Indian context? तो रिक्वायरमेंट एंड स्टेटस को बात करना है। तो मैंने बताया रिक्वायरमेंट ऑफ जेंडर बजटिंग क्या क्या है। तो मैंने इंक्रीज इन वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स फॉर इंक्लूसिव लॉज एट ग्रास रूट लेवल। For example, participation of women in local bodies of panchayat, sensitization of officials so that gender-centric measures could be taken effectively. For example, maternity leave, gender space environment, coordination between different departments of the government, and allocation of funds and timeline. Citizen charter so that people get whichever to know about the progress in transparent. Example, gender audit. Status of gender budgeting in India. Schemes and policy of government have been taken under gender budgeting so that Ministry of Women and Child Development would review and recommend the progress along with NCW. However, most of the items are having the issue of unspent amount. Example, Nirbhaya Fund. For that, digital dashboard like Swachh Bharat Mission as SPM needs to be there on website. Mandatory review of like gender audit at district and block level will ensure that schemes and policies reaches to the beneficiary. The status there. और ये दो चीज से क्वेश्चन पूछ रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया नीड जेंडर बजटिंग। तो वी नीड मोर ऑफ जेंडर बजटिंग, ये तो क्वेश्चन बोल ही रहा है। नीड की बात वो कर रहा है कि और रिक्वायरमेंट चाहिए, हाँ और चाहिए। तो आगे बोल रहा है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड फिर स्टेटस के बारे में बात करना है। तो रिक्वायरमेंट्स में आप जो पॉइंट्स लिखे, मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट्स में उस हिसाब से पॉइंट होने चाहिए थे कि अगर बेसिकली वुमेन पार्टिसिपेशन होगा या वुमेन एम्पावरमेंट होगा थ्रू जेंडर बजटिंग, तो क्या फायदे होंगे, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, तो वो ही तो रिक्वायरमेंट्स होंगी ना। तो आपने रिक्वायरमेंट जैसे इंक्रीज इन वुमेन पार्टिसिपेशन रेट, तो ये कैसे रिक्वायरमेंट है? मतलब जेंडर बजटिंग से आप बोल रहे हो कि वुमेन पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा इन मतलब कि इससे जेंडर बजटिंग होगा। रिक्वायरमेंट क्या है जेंडर बजटिंग का? जेंडर बजटिंग का रिक्वायरमेंट क्या है? ये मतलब वुमेन पार्टिसिपेशन के जो बेनिफिट्स है वो ही तो रिक्वायरमेंट्स होंगे ना। मतलब पूरा कंप्लीटली उस तरीके से नहीं लिखे जैसे आपने यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में इंक्रीज होगी तो उसके क्या फायदे होंगे, वो थोड़ा और लिखते। मतलब फॉर एग्जांपल हम्म पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लोकल बॉडीज, तो इसको एक स्टेप आगे और लेके जाते। क्या वुमेन पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स, हम्म। उसके क्या बेनिफिट्स होंगे लोकल लेवल पे एंड फैमिली लेवल पे? वुमेन एम्पावरमेंट होगी तो हेल्थ वाला एंगल भी लेके आते, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाला एंगल भी आ सकता है, उससे भी कनेक्ट हो सकता है। तब फिर आपने लिखा सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑफिशियल सो दैट जेंडर सेंट्रिक मेजर इट वुड बी टेकन। तो सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑफिशियल्स, इससे मेरे को ये वाला पॉइंट अच्छे से नहीं समझ में आया। इसमें आपने क्या लिखा एग्जाम्पल में? मैटरनिटी लीव्स, जेंडर, सेफ स्पेस, एनवायरमेंट। तो इसमें आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑफिशियल्स के थ्रू? तभी पॉसिबल होगा जेंडर बजटिंग। आप पॉसिबल होने की बात कर रहे हो ना आप, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की बात करें। क्यों रिक्वायर्ड है हमें जेंडर बजटिंग, क्यों चाहिए? तो उसके बेसिकली फायदे की ही बात करनी थी, उसको थोड़ा और आपको थोड़ा और मतलब माइन्यूटली सोच के लिखना चाहिए था उस कॉन्टेक्स्ट में। फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द जेंडर बजटिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, रिक्वायरमेंट। एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड टाइमलाइन, इस पे थोड़ा और कीवर्ड्स लेके आते। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड फंड्स, या फिर आप बात कर सकते थे कि डेट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, या फिर आप बात कर सकते थे मतलब मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर या मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर डेट, उसमें वुमेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। बिकॉज वो कहीं ना कहीं फिर आप उसको वैसे भी कनेक्ट कर सकते थे कि हाउस होल्ड लेवल पे जब आता है मंथली बजटिंग या वो सब मैनेजमेंट की, तो वो स्किल्स कहीं ना कहीं और इन्हांस करके हमें नेशनल लेवल पे भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। फिर फोर्थ पॉइंट में सिटीजन चार्टर, सो दैट पीपल दे गेट टू नो अबाउट द प्रोग्रेस इन ट्रांसपेरेंट वे। सो इसमें भी ये नहीं, मतलब एक मतलब इसमें व्हाट इज नीडेड फॉर जेंडर बजटिंग था कि बजटिंग क्यों रिक्वायर्ड है। मतलब
सेंटेंस का फ्रेमिंग है ना उसका, रिक्वायर्ड क्यों व्हाट है? आर द तो रिक्वायरमेंट। यही तो होगा ना, क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसके कुछ फायदे होंगे, वुमेन पार्टिसिपेशन के कुछ फायदे होंगे, इसलिए तो जेंडर बजटिंग रिक्वायर्ड है। हम जेंडर बजटिंग के थ्रू क्या इक्वालिटी तो प्रमोट कर रहे हैं ना, तो उस चीज के फायदे जो हैं इसलिए तो हाँ हम ठीक है, हाँ, required है। रिक्वायरमेंट ऑफ जेंडर बजटिंग, हम्म। मैं रिक्वायरमेंट फॉर जेंडर बजटिंग। हाँ हाँ, ठीक है, तो वहां पे वो व्हाट नीड्स टू बी डन। माइन्यूट इंटरप्रिटेशन में पूरा अलग कॉन्टेक्स्ट निकल के आ जाता है। फिर आपने स्टेट स्टेटस में मैंने बताया कि जेंडर बजटिंग इन इंडिया स्कीम्स एंड अनस्पेंड अमाउंट है, और होता है इंडिया में, लेकिन और चाहिए। हाँ, अभी मतलब बहुत माइक्रो Correct. लेवल पे हो रहा है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे, और डिस्क्रीटेड तरीके से हो रहा है, मतलब डिसइंटीग्रेटेड मैनर में हो रहा है, मतलब ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिवली हम फोकस नहीं कर रहे ऑन जेंडर बजटिंग। स्कीम फोकस करे प्रॉपर, एक जेंडर ऑडिटिंग टाइप कॉन्सेप्ट नहीं है, हम्म। अलग से। जेंडर बजटिंग, हाँ, एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में नहीं हो रहा है, तो वो हमें वी नीड टू टेक दैट फॉरवर्ड। हम बात भी करते हैं कि वुमेन लेड डेवलपमेंट, तो उसके लिए भी जेंडर बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब वो भी हम बोलेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जेंडर बजटिंग एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है उसका। ओके, वी कैन मूव टू सेकंड क्वेश्चन। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनियन बजट 17-18 का था ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने उसको 22-23 कर दिया। इज टू ट्रांसफॉर्म, energize and clean India. Analyze the measures proposed in budget with 17-18 to achieve the objective. तो मैंने इस साल का बजट के हिसाब से किया कि कैसे ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया किया। तो हम्म। एनर्जाइज इंडिया मैंने तोड़ दिया इसको, क्योंकि एनर्जाइज और क्लीन इंडिया से फिर 15 मार्कर थे, तो ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, मैंने इसको एनालाइज किया इसको, हर एक को। तो फोकस ऑन न्यू एवेन्यूज फॉर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एग्जांपल जियोथर्मल एंड ऑफशोर विंड। साइमल्टेनियसली मोर coal plant is being opened for meeting the energy security. India is well poised to meet the 2030 SDG target. However, there is less focus on nuclear energy, especially the third step in nuclear energy based PHW, pressure heavy water wala reactor. On other hand, 3R economy in e-waste. Managing e-waste from solar energy event will be needed for clean India target. तो मैंने फिर क्लीन इंडिया का टारगेट बताया कि SPM2 is based on OF, ODF plus plus and WASH. It is focused on community level sanitation, sewage treatment. This could be seen from increasing grants to the local bodies for urban redevelopment, पूरा scheme. However, lack of mechanization in cleanliness project and low skill of workers delays the target of ODF plus plus. ठीक है, मैंने एनालाइज के नीचे में with the help of energy or the cleanliness infrastructure investment, the transformation of India will be achieved. Infrastructure focus is more in the budget, as in railways and redevelopment of station and airport. Digital infrastructure like India's Tab UPI have been focused to make use of fintech population. Thus, with careful allocation of resources, it will ensure the objective of a transform, energize, and clean India will be achieved. So, यहाँ पे क्वेश्चन बोला था वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया के लिए। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, एनर्जाइजिंग, एनालाइज द मेजर्स व्हिच आर प्रपोज्ड अचीव टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। मतलब पहला सेंटेंस एग्जैक्टली यही है क्वेश्चन का। हाँ, ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसफॉर्म करना है, एनर्जाइज करना है और क्लीन एरिया। अब इसी को एनालाइज करना है बेसिकली, जो भी मेजर्स प्रपोज किया गया, मतलब एक सेंटेंस को। मेरे हिसाब से ये ब्रॉडली मतलब एनर्जाइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, जो क्लीन इंडिया का भी लिखा है, मतलब आपने क्लीन इंडिया को थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया, ठीक है, वो एक कंपोनेंट हो सकता था, बट ओवरऑल ये थोड़ा ब्रॉडली उसी सेंस में बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, तो रेन्यूएबल एनर्जी उस पे। अब इसमें आपने जो मतलब बेसिक चीजें देखे, मतलब आपने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में लिखा है, ये मतलब मैं बोलूंगी कि बैकग्राउंड में ये सब चल रहा है, और आपने स्टार्टिंग में एसडीजी के बारे में बात करी कि वी आर वेल पोस्ट टू मीट द एसडीजी क्लीन इंडिया था टारगेट। यहाँ पर। हाँ, क्लीन एनर्जी रहता तब एक ही आता, कंपोनेंट नहीं था, मतलब उसी के अंदर आता फिर, हम्म। लेकिन इसमें इंडिया हाँ था तो क्लीन, फिर। हाँ क्लीन इंडिया जो आपने लिखा वो ठीक है, उसके अंदर फिर
हाँ वो रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी थोड़ा क्लीन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसको भी वैसे भी इंटरप्रेट कर सकते थे, मतलब ब्रॉडली वो रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में ही बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप बात कर सकते थे जो हमारे पंचामृत टारगेट्स हैं, और हमने जो भी रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं, मतलब ये क्वेश्चन तो 2017-18 बजट के बारे में पूछ रहा है, आप ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में लिखते हैं, आप इथेनॉल के बारे में लिखते हैं, बायोफ्यूल्स के बारे में लिखते हैं, और उसके अलावा जो और लेटेस्ट इनिशिएटिव्स है सोलर एनर्जी की कॉन्टेक्स्ट में रूफटॉप सोलर प्लांट्स जो सेटअप करने का इनिशिएटिव्स है वो, उसके बारे में बात कर सकते थे, और लेटेस्ट मेजर्स मतलब मिसिंग लग रहे हैं मेरे को आपके आंसर में। वन द ऑब्जेक्टिव्स उसने मतलब इनिशिएटिव से पूछा कि क्या और इनिशिएटिव्स। हाँ, ऑब्जेक्टिव किया और एनालाइज करी बेसिस, तो कहाँ का ड्रॉबैक है, जैसे सोलार में आपका जो वेस्ट मटेरियल ई वेस्ट है उसका इशू है, न्यूक्लियर में और कम फोकस है। एक और पॉइंट, और मतलब फिर जैसे आप 3R इकोनॉमी लिखते हो, तो 3R इकोनॉमी मेरे को काफी रेपिटेटिव लग रहा है आपके आंसर्स में, मतलब ये हाँ, मोस्ट क्योंकि ऑफ द आंसर्स में आप आप लगातार लिखते हो। इकोनॉमिक्स वाला लगातार देख रहे हैं, इसलिए वहाँ तो 3 ही 4 है बेसिक। हाँ मतलब ये चीज भी तो माइंड में रखनी है कि हाँ, आप इसको एग्जाम्पल्स भी आप सेम यूज नहीं कर सकते, तो वो भी आपको डिफरेंट लेके चलना है। फिर क्लीन इंडिया वाले में आपने बात करी ODF और ये सब वॉश के बारे में, ठीक है, ये तो एक कॉम्पोनेंट होगा ही होगा। यहाँ पे अभी आप रिसेंट इनिशिएटिव्स के बारे में ही लिखा है आपने, ठीक है, मतलब क्वेश्चन वही पूछा था इनिशिएटिव्स क्या है, इसको एनालाइज तो करना और है अच्छे इसको। से, हाँ तो स्ट्रक्चर मैंने कुछ ग्रांट ज्यादा मिल रहा है, किसी समझा। मैग्नाइजेशन कम है, और कैसे हाँ एनालिसिस मिसिंग है, जल्दी क्या। आपने बस अभी इनिशिएटिव्स लिख देंगे क्या क्या हो रहा है। और नीचे में क्या मैंने डाला है कि हम्म फोकस कम है न्यूक्लियर पर, यहाँ पर लो हाँ यहाँ स्केल है पे वर्कर आपने का लिखा रिगार्डेड टू है। क्लीन एनर्जी, हम्म और फिर ई वेस्ट का मैनेजमेंट चाहिए फॉर क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी में ना एक दो दिन पहले शायद कल ही न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ही, कि स्मॉल मॉड्यूलर डिजाइन जो प्लांट होते हैं वो कैसे जो हमारे कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनको कैसे वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो एक न्यू पॉइंट हो सकता था, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जनरली तो सब लिख सकते हैं, उसमें कुछ न्यू नहीं है, तो वो पॉइंट भी ऐड कर सकते थे, मतलब ठीक उसके है। अलग से कुछ मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स है जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं एफिशिएंसी के टर्म्स में, उसमें लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, एंड एफिशिएंट भी हैं। सो अगेन वो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर सकते हैं विद द न्यूक्लियर कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। देन ठीक है, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। What is the meaning of term tax expenditure and taking housing sector as an example? Discuss how it influences budgetary policies of government. तो 2 क्वेश्चन इसमें, पहले बताना है कि टैक्स एक्सपेंडिचर क्या है, और दूसरा है कि दूसरा हाउसिंग सेक्टर को लेकर के बताना है कि कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। दो तो मैंने बताया कि टैक्स एक्सपेंडिचर इज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू ऑन रेवेन्यू एंड कैपिटल क्रिएशन। टैक्स एक्सपेंडिचर इंश्योर्स दैट redistribution of wealth, defense of the country, creating infrastructure। तो मैंने ब्रॉडली बता दिया। फिर हाउसिंग सेक्टर इन्फ्लुएंसेस द बजटरी पॉलिसीज कैसे, तो रेरा was enacted by the government to make the real estate sector more transparent and accountable under the regulatory authority, under which the home buyer were given more right in case of liquidation of the builders. This was done to curb several practices which came up in the housing sector regarding builder official nexus on increasing property value. Similarly, high rent during the COVID and lack of security was highlighted from the renter side. यहाँ पर tenant side होगा। Therefore, the government enacted policy to give rights to tenants under a Model Tenancy Act 2021. Or moreover, to create affordable houses, incentive were given to the real estate developer under the PM Awas योजना for slum rehabilitation and settlement। तो 3 एरियाज यहाँ पर हाउसिंग सेक्टर में इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब हाउसिंग सेक्टर कैसे हमारी बजटरी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है। बात करना बस, डिस्कस हम्म, इसमें। हाँ और स्टार्टिंग में आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसमें ये आपने बता दिया कि कहाँ पे बेसिकली उसको यूटिलाइज किया जाता है। और
और थोड़ा सा बात कर सकते थे कि मतलब वो ये इसमें हेडिंग दे सकते थे, हम्म, रेगुलेटरी प्रोविजन उसके अंदर में लाते, नीचे में क्रिएटिंग अफोर्डेबल हाउसेस, और सेकंड वाला में ऐसे हेडिंग देने से और सब ज्यादा प्रेजेंटेबल मेरे अनुसार। आप बताइए। इसमें हाउसिंग सेक्टर वाले में मतलब ये कैसे इन्फ्लुएंस करेगा बजटरी पॉलिसीज को, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं कि जो रिसेंट हमें स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, तो वो भी कहीं ना कहीं इसको आप आईबीसी से भी कनेक्ट कर सकते थे। आईबीसी नहीं लेके आए आप, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वो एक भी। है, एक ही यूज की, उनकी 3 माह का तो रेरा तो है, हाँ वो रियल तो एस्टेट रेगुलेटरी। है। मतलब आईबीसी भी फिर इम्पोर्टेंट है उसको, एक रेगुलेटरी हो गया था, एक अफोर्डेबल स्कीम हो गया, एक और दूसरा वाला लेजिस्लेटिव कोई एक्ट। हाँ, लेजिस्लेटिव होगा था। ठीक है। मोरल टेंस। हम्म We discuss success of Make in India program depends on success of Skill India program and radical labor reform. Discuss with logic of it. तो मैंने बताया कि मेक इन इंडिया नीड्स स्किल्ड लेबर, फेयर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो एज मेक इन इंडिया वर्क्स मोस्टली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फ्रॉम सेमी कंडक्टर मोबाइल टेक्निकल एक्सेट्रा, सो स्किल इंडिया प्रोग्राम लेबर रिफॉर्म इज in radical way is needed. कैसे? स्किल इंडिया प्रोग्राम सक्सेस लाइक upskilling होगा, vocational training under Atal Center certifying the skill will ensure their competitiveness. It will lead to better management of productivity of labor. Whereas radical labor reform like industrial worker code, operation safety and hazard, contractor labor rights, and formulation of a social benefit. It will ensure that well-being of the worker is promoted and easy dispute resolvement between the employees and employee is taken care of. This will make India success. तो ठीक है। सक्सेस मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स। सो मेक इन इंडिया को स्किल्स और लेबर रिफॉर्म से कनेक्ट करना था। तो जोड़ना था, हाँ पर। फिर यहाँ पे आप इनफॉर्मल सेक्टर की भी बात कर सकते थे, वो मिसिंग है। मेक इन इंडिया के बारे में आपने लिखा कि मतलब आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, फिर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है। इसमें मेक इन इंडिया वर्क मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग, ये आपने लिखा है। स्किल इंडिया प्रोग्राम लेबर रिफॉर्म रेडिकल वे में नीडेड। यहाँ पे रेडिकल वर्ड को रिप्लेस करके आप कोई और वर्ड यूज कर सकते थे, मतलब कि पावरफुल। हाँ, मैं सोचा था कि क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, हाँ पावरफुल लिख सकते थे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना थोड़ा। रेडिकल, तो हाँ स्किल इंडिया प्रोग्राम सक्सेस, ये क्या आपने लिखा है, लाइक अपस्किलिंग ऑफ लेबर अपस्किलिंग। यूजिंग मैकेनाइजेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, सर्टिफाइंग स्किल्स। मतलब ये आपने लिखा कि कैसे इट कैन बी मेड और सक्सेस स्किल इंडिया। सक्सेस है तभी वो हो रहा, मतलब बेटर, मेक तो इन इंडिया सक्सेस चाहिए। करना था, मतलब ये इस पार्ट का मेरे को समझ नहीं आया क्या रेलेवेंस है इन दी आंसर। स्किल इंडिया का आपने लिखा कि क्यों सक्सेसफुल है, हाँ मतलब, हाँ, क्योंकि तभी मतलब हेल्प आप करेगा मेजरली उसको। इसको मेक इन इंडिया से ही कनेक्टेड रखते हैं आंसर को, उसी थ्रेड पे हम्म, चलते उसी को ब्रेक करके लिखते रहते, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ना ब्रेक हो गया आंसर, लिंकेज नहीं बन पाई। इट विल लीड टू बेटर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, रेडिकल लेबर ठीक है। रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, ये तो आपने लिख दिया है। ठीक है, ये मतलब लेबर फॉर्म्स ऑलरेडी, ये 4 लेबर कोड्स तो आ चुके हैं। इट विल इंश्योर, बट इसमें फिर आप लेके आते क्वेश्चन क्या डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डिस्कस करना है विद द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। लेबर कोड्स में भी आप बात करोगे कि मतलब खाली ऑन पेपर चीजें चेंज नहीं होंगी, आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो मतलब इतना लंबा टाइम हो चुका है कि दे हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार, दे आर स्टिल ऑन पेपर, तो इम्प्लीमेंटेशन भी मैटर करते हैं, तो वो पॉइंट भी लेके आ सकते थे। एंड वेलबींग एंड promote and easy dispute resolve resolution between employer, this will make in India success। मतलब दो ही लाते हैं और उसमें फिर उसमें डिस्कस करेंगे चैलेंजेस के बारे में उसको। इन्होंने ये बोल रहा है, मेक इन इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या है, तो उसमें स्किल इंडिया इंपॉर्टेंट है एज अ सोल्यूशन, और रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स सोल्यूशन है, तो वही है मतलब लेबर रिफॉर्म्स में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करते, एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स क्यों रिक्वायर्ड है, वो एलिमेंट उस तरीके से लिखते हैं मेरे हिसाब से आप इसको। मतलब ये तो आपने लिख दिया कि हमने जो लेबर कोड्स लेके आए वो हैं, बट क्यों इम्पोर्टेंट है रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स फॉर मेक इन इंडिया, वो लेके आना था।
और सिमिलरली स्किल इंडिया भी क्यों इम्पोर्टेंट है। ये स्किल इंडिया वाला तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सेंस बन ठीक रहा है, है। तो मतलब उसमें फोकस करते हैं कि व्हाई इट इज नीडेड, तो एक एग्जांपल लेते हैं उसमें, उसी में हाँ, फिर पर फॉर जनरली बात स्मॉल कर लेते हैं जो जो भी चैलेंजेस लेबर इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो एग्जांपल। हम्म मतलब उनकी वेजेस के टर्म्स में कि वेज कैसे डिटरमाइन हो रही है, तो उस तरीके से इट इज इम्पोर्टेंट। अगर वी कैन से कि हमें मोमेंटम बनाए रखना है मेक इन इंडिया का, क्योंकि वो लार्जेस्ट स्केल पे हो रहा है, तो जो वर्कर्स की सेफ्टी है, उनकी जो राइट्स है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो भी वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मतलब वो ये उनके सोशल इंटरेस्ट, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट वैसे लिख सकते हुए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना इनिशियरी फॉर ब्रिंगिंग अनबैंक टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस होल्ड। डू यू अग्री विद दिस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, गिव आर्गुमेंट टू जस्टिफाई योर ओपिनियन। तो आप अग्री करते, तो मैं अग्री करता हूँ कि हाँ, पीएमजेडीवाई नेसेसरी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इंडिया सोसाइटी एज, तो मैं बताया कि presence of 81% of workforce in formal sector, it becomes difficult for them to avail credit easily. Low availability of credit means their dependency on non-institutional credit like family money lender, which charges heavy rates. दूसरा है कि easy credit availability increases the chance of competition. For example, SSG credit link subsidy have been used to reach the women run SSG better. They have been able to perform better. Then interlinkage with other benefit. For example, Jam Trinity offers digital empowerment with schemes like DBT and Fasal Bima Yojana. Both would prevent corruption and increase the last mile delivery of benefits. The चौथा है कि better policy review, financial inclusion with ये, which help government to get better view of the drawbacks and steps required to remove it. Data tracking and usage will help ensure that they get better remuneration in future. Thus, PMJDY is stepping stone to poverty alleviation. there are 4 areas जो उसमें। हाँ, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करें इस स्कीम के थ्रू, योजना के थ्रू, तो डू यू अग्री विद दिस फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअर सेक्टर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो पुअर सेक्टर के ऊपर फोकस करना था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और कैसे ये योजना हेल्प कर रही है। इट इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अनबैंक्ड एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फोल्ड में। तो आपने, ठीक है, आपने ये लिखा कि नहीं, वे और मतलब वो है, लेकिन उस ऊपर में लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर, हाँ, डू फाइनेंशियल अग्री फॉर दिस। हाँ, पुअर सेक्शन के क्यों कॉन्टेक्स्ट। इम्पोर्टेंट है वो। हाँ, हाँ, वो ये स्कीम कैसे इम्पोर्टेंट है। तो सिंस ये मतलब काफी टाइम हो गया इसको इम्प्लीमेंट किए, तो आप ये तो ले आए हो कि कैसे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, या मतलब जैसे कि कहाँ और हेल्प कर सकती है। तो आप ये भी लेके आते कि मतलब इतने साल से इट इज इन फोर्स, तो सो फार क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे हैं, तो उस तरीके से उसने कैसे हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन द पुअर सेक्शन। तो मतलब कहीं ना कहीं सक्सेस ऑफ दिस योजना के बारे में आप बात कर सकते थे, ये पॉइंट्स थोड़े और छोटे कर देते और वो एलिमेंट आ हाँ, ठीक जाता है। सक्सेस, और अगेन क्या चैलेंजेस हैं इसमें भी, कहाँ पे मतलब ठीक वो ये थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव एंड में थोड़ा सा स्मॉलर अमाउंट ऑफ लिख देते, क्योंकि यही है मेरे हिसाब से, यही हो सकता था और इसमें एड अप, क्योंकि ये पूछ रहा है गिव ठीक। आर्गुमेंट्स एंड जस्टिफाई योर ओपिनियन। तो जस्टिफिकेशन इन योर ओपिनियन में वो एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता कि क्या इम्पैक्ट रहा है अभी तक, क्या पॉजिटिव्स निकल के आए हैं। मतलब जैसे डीबीटी स्कीम के बारे में अगर बात करें, तो जो लीकेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो रहा था उसको उसने मतलब बहुत ज्यादा हेल्प किया पॉजिटिव सेंस में, इन टर्म्स ऑफ कितना फाइनेंशियल अमाउंट सेव किया है, उसको फिर हम कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से और आप इसको लिख सकते थे। ठीक। ओके, यू कैन क्लोज इट। Okay, thank you everyone. We will take up next set of questions tomorrow. Do answer, Kari.